स्टार्ट करते हैं सबसे इजी एक्ट विच इज एलएलपी एक्ट। अब एलएलपी एक्ट में अगेन वी विल डिवाइड द होल चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक्स से डिस्कस करेंगे। बेसिक्स में हम लोग पढ़ेंगे एलएलपी का मतलब ही क्या होता है, एलएलपी का कॉन्सेप्ट क्या है एंड कुछ डेफिनेशंस। ये हमारा पहला पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी बनती कैसे है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1 2 3 4, उसमें से जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें एलएलपी अग्रीमेंट आता है। देन अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, ये चीज पढ़ेंगे। लास्ट में नेम के बारे में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 15 to 17। ये 3 सेक्शंस अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर में हम पूरा एक्ट कवर अप करेंगे। तो अगर आपके पास ये माइंड मैप ऑलरेडी नहीं है, आप कहीं पे भी एलएलपी एक्ट में बना सकते हो अपने पास कि फर्स्ट पार्ट दैट वी वुड बी रिवाइजिंग इज द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी प्लस सम डेफिनेशंस, फॉर एग्जांपल स्मॉल एलएलपी, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर, फॉरेन एलएलपी। देन इनकॉर्पोरेशन टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। याद रखना है कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 7 में बताई गई है, एलएलपी एक्ट में इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 11 में बताई गई है। कंपनीज एक्ट में जो इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट है वहां पे हम स्पाइस वर्ड यूज करते हैं, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। एलएलपी एक्ट में हम वर्ड यूज करते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। एंड लास्ट में हम नाम के बारे में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मुझे लगता है इसमें से क्वेश्चन आना चाहिए, नाम के बारे में कुछ रूल्स। एलएलपी एक्ट इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ये बनाया गया था एलएलपीज को रेगुलेट करने के लिए। आरओसी सारा काम मैनेज करती है, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर। एलएलपी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, पूरे इंडिया में सेम रूल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, एलएलपी के लिए सेपरेट एक्ट है, एलएलपी एक्ट 2008 वो अप्लाई होता है। जैसे कंपनीज एक्ट में थर्ड शेड्यूल में पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है, वैसे ही एलएलपी एक्ट के 4 शेड्यूल्स हैं। जो पहला शेड्यूल है इसमें हमें बताए गए हैं, याद रखना है आपने, सॉरी मैं गलती से पहले फोर्थ शेड्यूल बोल गई थी, फर्स्ट शेड्यूल में है एलएलपी अग्रीमेंट के बारे में। तो पार्टनर्स के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे आपस में भी और एलएलपी के साथ भी, एबीसी का आपस में कैसा रिलेशनशिप होगा और एबीसी का एलएलपी के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा, दोनों चीजें एलएलपी फर्स्ट शेड्यूल में बताई गई हैं। फर्स्ट शेड्यूल हमेशा नहीं फॉलो करना, ये सिर्फ कब फॉलो करना है, इन एब्सेंस ऑफ फॉर्मल अग्रीमेंट। तो अगर पार्टीज ने पहले से ही एलएलपी अग्रीमेंट बना रखा है फिर तो हम वही अप्लाई करेंगे। सेकेंड शेड्यूल में हमें बताया गया है प्रोसीजर फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करने का, थर्ड शेड्यूल में प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में, एंड फोर्थ शेड्यूल में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में। आपने ध्यान रखना है कि अनलिस्टेड कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्टेड कंपनी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। इंडिया की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए पुराने टाइप की जो पार्टनरशिप थी उसका नुकसान होता था अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एंड जो कंपनीज एक्ट है उसका नुकसान है स्टेच्यू बेस्ड गवर्नेंस। इस चीज को खत्म करने के लिए, इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करने के लिए, छोटे छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इंडिया में लेके आई है एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट, एलएलपी क्या है, एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है जो कि एक हाइब्रिड है। तो अगर आपको कहीं पर भी एक्सप्लेन करना पड़े एलएलपी के बारे में, हमने ये वर्ड्स बार बार लिखे हुए हैं अपनी नोटबुक में कि ये एक कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, बिजनेस करने का नया तरीका है जो कि पुरानी पार्टनरशिप के अनलिमिटेड लायबिलिटी के फीचर को, कंपनी के स्टेच्यू बेस्ड गवर्नेंस की वीकनेस को खत्म करती है। इट इज अ हाइब्रिड ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप, दोनों के बेस्ट फीचर्स को हमें कंबाइन करके दे देती है। ये सेम पॉइंट्स यहाँ पर रिपीट किए गए। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सेक्शन 21D हमने याद किया हुआ है, रिवाइज करो मेरे साथ। 21D में ये बताया गया कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है। कोई भी कंपनी चाहे इंडिया में बनी है चाहे आउटसाइड इंडिया, कोई भी एलएलपी चाहे इंडिया में बनी है चाहे आउटसाइड इंडिया, ये सारी बॉडी कॉर्पोरेट हैं एक्सेप्ट 3 चीजें। सी, कोई भी कॉर्पोरेशन सोल, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। आगे रिपीट भी होगा,
बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसका रेलेवेंस आता है सेक्शन नंबर 5 में। तो आपने याद रखना है कंपनी या एलएलपी। हाँ जी, एलएलपी के ऊपर भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जस्ट लाइक कंपनी, एलएलपी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी को सीयू कर सकती है, कोई और इसे सीयू कर सकता है। एलएलपी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है इंक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल एजेंसी। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं, हम एलएलपी में भी वर्ड यूज करते हैं एजेंसी। पर पार्टनरशिप और एलएलपी की एजेंसी में डिफरेंस है। जो पार्टनरशिप में एजेंसी है, पार्टनरशिप में एजेंसी क्या होता है, पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के भी एजेंट होते हैं और एक दूसरे के भी एजेंट होते हैं, ईच अदर एक दूसरे के भी एजेंट है और फर्म के भी एजेंट है। पर एलएलपी में क्या होता है, एलएलपी के पार्टनर सिर्फ किसके एजेंट होते हैं, एलएलपी के, वो एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या बना, लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर की लाइबिलिटी कितनी होगी, जो कैपिटल उसने अग्री की, किसी और के फ्रॉड की वजह से पार्टनर लाइबल नहीं होगा एलएलपी एक्ट में। एलएलपी एग्रीमेंट, वैसे तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, तुम जो मर्जी डिसाइड करो, तुम एलएलपी एग्रीमेंट में डिसाइड कर सकते हो क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे पार्टनर्स के आपस में और पार्टनर्स के एलएलपी के साथ। बट अगर तुमने डिसाइड नहीं किया तो फर्स्ट शेड्यूल अप्लाई हो जाता है। ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लीगल प्रोसेस से बनती है, कॉमन सील होनी जरूरी है। 2015 से कॉमन सील ऑप्शनल है। अगर कॉमन सील नहीं है तो कितने लोगों के साइन चाहिए, याद रखेंगे, दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कंपनी में हम क्या करते थे, अगर कॉमन सील ना हो तो कौन साइन करता है, पहली प्रेफरेंस हम किसको देते थे, एक डायरेक्टर और एक सीएस। अगर सीएस भी नहीं है तो कोई भी दो डायरेक्टर। एलएलपी में अगर कॉमन सील ना हो कौन साइन करेगा, दो डेजिग्नेटेड पार्टनर। मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, बिजनेस को मैनेज करेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कम से कम दो पार्टनर्स होने जरूरी है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है। एलएलपी सिर्फ प्रॉफिट पर्पस के लिए बनाई जा सकती है, मैंने आपको कंपनीज एक्ट में भी बताया था। कंपनी तो चैरिटी करने के लिए भी बना सकते हैं, पर एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म चैरिटी करने के लिए नहीं बना सकते। अगर कोई एलएलपी काम सही तरीके से नहीं कर रही तो जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उसके पास पावर है, वो एलएलपी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अगर एलएलपी अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे नहीं कर पा रही तो एलएलपी के पास राइट है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का। प्राइवेट कंपनी को, फर्म को, अनलिस्टेड कंपनी को हम एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, याद रखना है, लिस्टेड कंपनी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कंपनी है वैसे ही एलएलपी में भी सारे डॉक्यूमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है। जो भी एलएलपी बनाई गई है आउटसाइड इंडिया प्लस बिजनेस करती है इंडिया में, ध्यान रखना है, बनी हो आउटसाइड इंडिया और मान लो वो इंडिया में बिजनेस ही नहीं करती, फिर हमें उसके साथ कोई लिंक नहीं। बनी है आउटसाइड इंडिया पर बिजनेस करती है इंडिया में, तो हम बोलेंगे कि तुम एक फॉरेन एलएलपी हो। इंडिया में बिजनेस चाहे फिजिकली करती है चाहे इलेक्ट्रॉनिकली। बॉडी कॉर्पोरेट 21D, कोई भी कंपनी जो कि इंडिया में या आउटसाइड इंडिया बनी, कोई भी एलएलपी जो कि इस एक्ट में या आउटसाइड इंडिया बनी, पर कौन नहीं आता, कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी या जिसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो। फाइनेंशियल ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, एक डायरेक्ट 6 मार्क्स की 4 मार्क्स की केस स्टडी आ जाती है। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। पर जो नई एलएलपी है उसके लिए आप लोगों ने काट ऑफ डेट रखनी है 30 सितंबर, और ये साथ में वर्ड याद रखना है आफ्टर। तो अगर कोई एलएलपी 30 सितंबर 2025 को बनी है तो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर होगा 31 मार्च 26। पर अगर कोई एलएलपी बनी होती 1 अक्टूबर 25 को
तो इसका 31 मार्च 26 की जगह हो जाता 31 मार्च 27, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 1 साल से बड़ा भी हो सकता है। फॉरेन एलएलपी बनी आउटसाइड इंडिया, बिजनेस कर रही है इंडिया में। एलएलपी अग्रीमेंट रिटर्न में होता है। हम लोग पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ते हैं, पार्टनरशिप तो ओरल अग्रीमेंट के बेसिस पे भी बन जाती है, मर्जी होती है रिटर्न बनाना है या नहीं बनाना। पर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप तो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, रिटर्न में होना जरूरी है, जिसमें हम राइट्स एंड ड्यूटीज बताते हैं, पार्टनर्स के आपस में भी क्या होंगे और पार्टनर्स के एलएलपी के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी आता है 285 में, स्मॉल एलएलपी 21TA में। स्मॉल कंपनी में हम दो चीजें देखते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल एंड सेल, दोनों कंडीशन पूरी करनी होती हैं। एलएलपी में भी दोनों कंडीशन पूरी करनी होती हैं। यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल की जगह वर्ड यूज कर दिया कंट्रीब्यूशन, और सेल की का सेम है टर्नओवर। पेड अप शेयर कैपिटल या कंट्रीब्यूशन हम हमेशा करंट ईयर की देखते हैं, एंड सेल पिछले साल की देखते हैं। स्मॉल कंपनी में हमने रूल याद किया हुआ है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ एंड सेल 100 करोड़। स्मॉल एलएलपी में हम लोग वर्ड याद करेंगे 25 लाख या फिर 40 लाख। सेल कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पे देखनी है, सेल हमने देखनी है सैस के बेसिस पे। सैस का मतलब क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। आप एग्जैक्ट 3 पॉइंट्स लिखोगे, कंट्रीब्यूशन लेस देन इक्वल टू 25 lakhs एंड सेल एज पर सैस लेस देन इक्वल टू 40 lakhs एंड अदर कंडीशंस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, अगर कोई भी और कंडीशन लगाई जाएगी। नेक्स्ट, जो आप लोगों ने चार्ट बनाया ना, प्लीज यहाँ पे ऐड करेंगे नेम के 3 सेक्शंस और 3 और सेक्शंस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 5 to 7। तो हम लोगों का ये अभी फर्स्ट पार्ट हो गया है, हम लोगों ने एलएलपी का मीनिंग और बहुत सारी डेफिनेशंस जो भी इंपॉर्टेंट थी हमारे एग्जाम के लिए हमारी बुक में गिवन है वो सब पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट। नाम, सेक्शंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेक्शन 5 to 7। सेक्शन 5, एलएलपी में पार्टनर कौन बन सकता है, इंडिविजुअल भी बन सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकती है। तो याद रखना है, इंडिविजुअल भी बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी भी बन सकती है, एलएलपी भी बन सकती है। क्या कोई पार्टनरशिप फर्म या सोसाइटी या ट्रस्ट पार्टनर बन सकता है, नहीं बन सकता। तो मैंने आपको इंटर की केस स्टडी करवाई हुई है जो कि कभी भी फाउंडेशन में एग्जाम में आ सकती है। क्या कोई एचयूएफ एलएलपी में पार्टनर बन सकती है, नहीं। आपने बताना है 2 सेक्शन, सेक्शन 5 भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा और 21D भी। फिर कंक्लूजन देना है कि नहीं भाई सिर्फ कंपनी या एलएलपी या इंडिविजुअल ही बन सकता है। इंडिविजुअल के बारे में आगे स्पेशली बताया गया, अगर कोई इंडिविजुअल अनसाउंड माइंड का है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन पेंडिंग है, अगर 6 मंथ्स के अंदर अंदर पार्टनर नहीं बनाया तो 6 मंथ्स के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में जो लाइबिलिटी है दैट वुड बी अनलिमिटेड। जो पर्सन है वो सेवरली फुली लाइबल हो जाएगा। सेम रूल हम लोग ओपीसी में पढ़ते हैं। अगर एक पर्सन दो ओपीसी का मेंबर बन जाए साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ द ओरिजिनल मेंबर, तो उस केस में 6 मंथ में उसे चूज करना पड़ता है। सेक्शन 7, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे। अब पार्टनर तो इंडिविजुअल भी बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकती है। डेजिग्नेटेड पार्टनर तो पर सिर्फ इंडिविजुअल ही बन सकता है ना, तो या तो इंडिविजुअल खुद बनेगा या जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसका नॉमिनी बनेगी। रेजिडेंट, दो में से किसी एक का रेजिडेंट होना जरूरी है। रेजिडेंट मतलब पिछले साल की स्टे लेस देन मोर देन इक्वल टू 120 डेज। ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया डिस्कस, हम लोगों ने कर लिया है
मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन. वी हैव डन सेक्शन 5 पार्टनर की एलिजिबिलिटी, सेक्शन 6 मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर के सारे रूल. अब हम आते हैं इस टॉपिक पे इनकॉर्पोरेशन. याद रखना है कंपनीज एक्ट में है सेक्शन 7, फॉर्म का नाम है स्पाइस. एलएलपी एक्ट में है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सेक्शन 11. कहते हैं एलएलपी बनाने के लिए कोई भी दो लोग जो कि लीगल बिजनेस करना चाहते हैं प्रॉफिट के इंटेंट के साथ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करेंगे. आपने एग्जैक्टली चीजें याद करनी है. तो वहां पर हम मैंने आपको बताया था ना कंपनीज एक्ट में हम सेक्शन 3 एक्सप्लेन करते हैं कि प्राइवेट कंपनी में 2 लोग चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7 लोग चाहिए, हम उनको प्रमोटर बोलते हैं. वो कोई भी लीगल बिजनेस लीगल ऑब्जेक्टिव के लिए डॉक्यूमेंट बनाते हैं. यहाँ पर भी आप बताओगे 2 लोग लीगल बिजनेस के लिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करेंगे. सेम कंपनीज एक्ट में भी आपने लिखना है, उसे फाइल करेंगे आरओसी को फाइल करेंगे. जिस स्टेट में आप एलएलपी बनाना चाहते हो उस स्टेट के आरओसी को करोगे. जो भी उसकी फीस होगी वो फीस पे करोगे. जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होगा वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म. जैसे हम कंपनी बनाते हुए साथ में डिक्लेरेशन देते हैं, यहाँ पर हम स्टेटमेंट देते हैं. हम स्टेटमेंट देते हैं जिसके ऊपर साइन करते हैं कोई भी एक प्रोफेशनल, एडवोकेट, सीएस, सीए या सीएमए एंड कोई भी एक पर्सन. याद करो मैंने अभी कंपनीज एक्ट में भी आपको बताया था जो कंपनीज एक्ट में स्पाइस फॉर्म है उसके ऊपर डिक्लेरेशन जो जाती है 2 तरह की डिक्लेरेशन जाती है. एक डिक्लेरेशन के ऊपर तो एक डायरेक्टर और एक प्रोफेशनल साइन करता है और एक डिक्लेरेशन के ऊपर सारे डायरेक्टर साइन करते हैं कि हमने कोई भी बात झूठ नहीं बोली है, हम कभी कन्विक्ट नहीं हुए हैं कंपनी की प्रमोशन से रिलेटेड, 5 साल में किसी और ऑफेंस से रिलेटेड. बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आप एलएलपी एक्ट में बताओगे कि एक स्टेटमेंट जाती है. डिक्लेरेशन की जगह यहाँ वर्ड यूज कर दिया स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट के ऊपर कौन कौन साइन करेगा, एक पार्टनर और एक प्रोफेशनल, कोई भी एक पर्सन और एक प्रोफेशनल, कि हमने सारे रूल पूरे कर दिए हैं. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखना क्या है, एनआरओ नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रपोज्ड बिजनेस. फिर आप बताओगे पार्टनर का नाम और एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और एड्रेस. तो ब्रीफली अगर मैं एक्सप्लेन करूं, चाहे कंपनी का प्रोसीजर पूछे चाहे एलएलपी का प्रोसीजर, आपने कंपनी के प्रोसीजर में पहले ये बताना है कि सेक्शन 3 कहता मिनिमम प्राइवेट कंपनी में 2 लोग, पब्लिक में 7 लोग लीगल बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे. एमओए, एओए, स्पाइस फॉर्म, 2 डिक्लेरेशन, ये सब कुछ आरओसी को फाइल किया जाएगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एंड जो भी उसकी फीस है वो पे की जाएगी. एलएलपी में भी आप लिखोगे कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे, वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करेंगे, उसे फाइल करेंगे, फॉर्म भरेंगे, फीस पे करेंगे. इसमें एक स्टेटमेंट फाइल होगी एंड इसे हम आरओसी को सबमिट कर देंगे. जैसे हमने एमओए का कंटेंट याद किया हुआ है, एनआरओ क्लास. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का कंटेंट क्या है, एनआरओ, पार्टनर का नाम और एड्रेस एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और एड्रेस. हम कंपनी में पढ़ते हैं कि कंपनी कैसे बनती है, बाय इनकॉर्पोरेशन. वो सेम बात सेक्शन 12 में लिखी गई. तो जब आपने ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी, अगर आपने सारे रूल अच्छे से फॉलो किए हैं तो 14 डेज के अंदर अंदर आपको अपना इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा. ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ये सफिशिएंट एविडेंस है कि सारी रिक्वायरमेंट्स इस एक्ट की पूरी हो गई हैं. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर रजिस्ट्रार का साइन होगा, ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि एलएलपी बन गई है. हम फ्यूचर में कभी भी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हैं. आपको ऑलरेडी पता है रजिस्टर्ड ऑफिस की इंपॉर्टेंस क्या है. जो भी कंपनी के साथ हमने कम्युनिकेशन करनी है, कंपनी को कोई भी चीज इन्फॉर्म करनी है, वो हम रजिस्टर्ड ऑफिस पे बताते हैं. तो कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस का बिल्कुल अपडेटेड एड्रेस आरओसी के पास होना चाहिए क्योंकि हम सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सर्व कर रहे हैं. अगर आपने इसे कभी भी चेंज किया तो आपकी ड्यूटी बनती है आरओसी को बताना. रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, मैंने कंपनीज एक्ट में भी स्पेशली बोला था इसे लर्न करो, यहाँ पर भी लर्न करना है. रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ये है कि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन गया है. मतलब कि ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, सीयू कर सकता है, कोई और भी इसे सीयू कर सकता है, ये वो सारे काम कर सकता है जो कि किसी बॉडी कॉर्पोरेट को लीगली करना अलाउड है. चाहे तो ये कॉमन सील भी रख सकता है. यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया. लास्ट पार्ट जिसमें से मुझे लगता है 6 मार्क्स की केस स्टडी आ सकती है, इज नेम. नेम के बारे में, हर एलएलपी के नाम के पीछे एक सफिक्स होगा.
कंपनी के पीछे भी होता है, चाहे तो फुल फॉर्म लिखोगे चाहे शॉर्ट फॉर्म लिखोगे। कहते कोई भी नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अनडिजायरेबल है, या किसी और एलएलपी के साथ, किसी और कंपनी के साथ, या किसी भी ट्रेडमार्क के साथ, ध्यान रखना है वर्ड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ, किसी के साथ भी मैच नहीं करना चाहिए। किसी कंपनी के साथ, किसी एलएलपी के साथ, किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ मैच नहीं करना चाहिए। मान लो मैं सिर्फ नाम बुक कराना चाहती हूँ, अभी मैंने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना है, मैं सोच रही हूँ मैं पहले ही नाम बुक करवा लूँ, रिजर्व करवा लूँ। चाहे तो एक नई एलएलपी बना रही हूँ, नई एलएलपी के लिए नाम बुक करवाना चाहती हूँ, या मैं ऑलरेडी पुरानी एलएलपी हूँ एंड मैं ऑलरेडी पुरानी एलएलपी हूँ और नाम चेंज करना चाहती हूँ, तो जो मेरा नया नाम है मैं क्या उसे बुक करवा सकती हूँ? यस। ये नया नाम कितनी देर तक के लिए बुक होगा? 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय आरओसी। जब मुझे आरओसी का लेटर आया कि एनी आपके लिए ये नाम बुक हो गया है, जिस दिन लेटर आया वहां से 3 महीने तक के लिए ये नाम वैलिड होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब मुझे लेटर आया वहां से 3 महीने तक के लिए ये नाम वैलिड होगा। एलएलपी का नाम चेंज कैसे होता है? कहते इग्नोर कर दो सेक्शन 15 और 16 में क्या लिखा हुआ है। अगर आपका कोई नाम ऐसा है जो कि किसी और के साथ मैच करता है, चाहे किसी एलएलपी के साथ मैच करता है, चाहे किसी कंपनी के साथ, या किसी ट्रेडमार्क के ओनर के साथ, तो ये लोग कंप्लेन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन करेंगे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ऑर्डर देगी कि नाम चेंज करो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या अपने आप किसी को ऑर्डर दे सकती है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स वाई जेड एलएलपी को फोन करके बोल सकती है नाम चेंज करो? नहीं बोल सकती। पर अगर किसी ने कंप्लेन की हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है नाम चेंज करो। इस केस में नाम कितने टाइम के अंदर अंदर चेंज करना पड़ेगा? 3 मंथ के अंदर अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा। जब भी ऑर्डर आया, देखो, जब मैंने नाम बुक किया, नाम बुक भी कितनी देर के लिए होता है? जब आरओसी का लेटर आया उसके 3 महीने के लिए नाम बुक होता है। चेंज भी कितनी देर के लिए अंदर करना है? जब ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के 3 महीने के अंदर अंदर नाम चेंज करना है। नाउ पॉइंट इज, कोई मेरी कंप्लेन कितनी देर में कर सकता है? तो जब आपकी एलएलपी बनी थी, ये नहीं मैटर करता कि वो कंपनी किस दिन बनी थी, ये नहीं मैटर करता कि नाइकी ने ट्रेडमार्क किस दिन करवाया था, मेरी एलएलपी जिस दिन बनी थी वहां से लेके 3 साल के अंदर अंदर तुम कंप्लेन कर सकते हो। तो मान लो नाइकी बना था 1923 में, एलएलपी बनी है 2024 में, तो आपने यहां से 3 साल काउंट करने हैं, 2027 तक नाइकी कंप्लेन कर सकता है। जब भी कंप्लेन आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे ऑर्डर देगी, एंड ऑर्डर मुझे 3 महीने में फॉलो करना होगा। अगर मैंने ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो उस केस में गवर्नमेंट मेरा जो मर्जी नाम रख सकती है। अगर मैंने ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो गवर्नमेंट मेरा जो मर्जी नाम रख सकती है। एंड गवर्नमेंट ने जो नाम रखा है, क्या मैं उसे दोबारा से चेंज कर सकती हूँ? यस। मैं उसे सब्सिक्वेंटली बाद में खुद भी चेंज कर सकती हूँ। लास्ट पॉइंट है इस सेक्शन का, ये जो नया नाम है वो मुझे कितने दिन के अंदर अंदर रखना है? कहते हैं अगर एलएलपी ने नया नाम, अपना पुराना नाम चेंज किया है, तो वो 15 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगी, और फिर मुझे नया सीओआई मिलेगा 30 डेज के अंदर अंदर। मैं लास्ट टाइम सब कुछ रिवाइज करवाती हूँ। मीनिंग या कॉन्सेप्ट में ऑल्टरनेटिव सीडीवी है, हाइब्रिड है, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की अनलिमिटेड लाइबिलिटी को खत्म करती है, कंपनी के स्टेचू बेस्ड गवर्नेंस को खत्म करती है। डेफिनेशंस में आपने 4 शेड्यूल याद रखने हैं। फर्स्ट शेड्यूल में एलएलपी अग्रीमेंट की एब्सेंस में अप्लाई होता है, रिलेशंस बताए गए हैं पार्टनर्स और एलएलपी के बीच में, एंड 2, 3, 4 में कन्वर्जन का प्रोसीजर बताया गया है। फिर डेफिनेशंस में बॉडी कॉर्पोरेट, मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान दो, दिमाग में आपको याद है कि नहीं? बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, फॉरेन एलएलपी क्या होता है, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 30 सितंबर के बाद जो भी बन रही हैं, ये सारी चीजें हमने याद की। फिर हम लोगों ने याद किया स्मॉल एलएलपी 21TA, 25 लाख की कंट्रीब्यूशन, 40 लाख की टर्नओवर, टर्नओवर देखनी है सैस के बेसिस पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, एंड जो भी और टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई की जाएंगी। इन कॉर्पोरेशन के बारे में हमने एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले तो कम से कम 2 लोग चाहिए जो कि कोई भी लीगल बिजनेस करना चाहते हैं,
वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसे आरओसी को फाइल करेंगे, जो भी उसका फीस होगा वो फीस पे करेंगे, जो भी फॉर्म होगा वो फॉर्म फाइल करेंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का कंटेंट क्या होगा? एनआरओ, पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम और एड्रेस। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। हमने 3 सेक्शन किए। पार्टनर बनने के लिए कौन एलिजिबल है? इंडिविजुअल भी एलिजिबल है, बॉडी कॉर्पोरेट भी एलिजिबल है। अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट जिसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है वो भी नहीं होना चाहिए। मिनिमम 2 होने चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर 2, जिसमें से कोई एक रेजिडेंट होना चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए कौन एलिजिबल है? इंडिविजुअल या फिर बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी। सेक्शन 15 से 17। 15, जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए, और उसके पीछे सफिक्स लगाना है। 16, नाम बुक कितनी देर के लिए होता है? ध्यान रखना है, नाम बुक होता है 3 महीने के लिए। 17, अगर मेरा नाम किसी से मैच करता है तो मुझे ऑर्डर आएगा और मुझे अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। 17 सेक्शन की टाइम लिमिट्स एक बार ध्यान से सुन लो। गवर्नमेंट जब ऑर्डर देगी तो ऑर्डर के कितने टाइम के अंदर अंदर चेंज करना पड़ेगा? 3 मंथ। ठीक है। क्या गवर्नमेंट अपने आप मुझे बोल सकती है, या कोई कंप्लेन करेगा सिर्फ तभी बोल सकती है? अगर कोई कंप्लेन करेगा अपने आप, सुओ मोटो नहीं बोल सकती, किसी के कंप्लेन करने पर ही बोल सकती है। जब भी गवर्नमेंट को ऑर्डर आया उसके बाद मैं नाम चेंज करूंगी। नाम चेंज करने के बाद मुझे आरओसी को बताना पड़ेगा। आरओसी को कितने दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा? 15 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। फिर आरओसी मुझे क्या देगा? आरओसी मुझे नया सीओवाई देगा। आरओसी मुझे नया सीओवाई कितने दिन के अंदर अंदर देगा? 30 डेज। तो ऑर्डर को फॉलो करना है 3 मंथ्स में। जब भी नाम चेंज कर लिया 15 दिन में बताना है। उसके बाद नया सर्टिफिकेट 30 डेज के अंदर अंदर मिलेगा। कोई पर्सन गवर्नमेंट को कंप्लेन करना चाहता है, वो कंप्लेन कब तक कर सकता है? जब आपकी एलएलपी बनी थी उसके 3 साल के अंदर अंदर कंप्लेन कर सकता है। उससे लेट तो कंप्लेन कर ही नहीं सकता। कंप्लेन कौन कर सकता है? मैंने इसकी भी केस स्टडी करवाई हुई है। कंप्लेन कोई कंपनी कर सकती है, कंप्लेन कोई एलएलपी कर सकती है, कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कर सकता है। तो अगर एग्जाम में आए अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, कंप्लेन नहीं कर सकता। एग्जाम में आए पार्टनरशिप फर्म के साथ नाम मैच करता है, कंप्लेन नहीं कर सकता। प्लीज मुझे बताओ सेशन कैसा लगा? एवरीवन नीड मोटिवेशन ना। तो मुझे भी चैट में बॉक्स में अ, अच्छी और बुरी बातें दोनों ही बताओ, क्या चीज अच्छी लगी क्या बुरी लगी। एंड आई थिंक मैक्सिमम हमें 30 मिनट्स लगे होंगे। वी हैव रिवाइज दिस होल एक्ट। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।